नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपन सीरीज चला रखे हैं वो सीरीज आज रहेगी अपनी 50। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया था सुबह मॉर्निंग के 9 बजे अपन ने क्लास ली थी थ्योरी की। तो आपने वो अगर नहीं ली है तो सुबह 9 बजे वाली आप क्लास जरूर देख रहा। सुबह 9 बजे अपन ने थ्योरी की क्लास ली थी, जो ब्लड का पार्ट नंबर 2 था। वहाँ से आप थ्योरी की क्लास देख लेना। वैसे ही दोस्तों अन्य क्लासें हैं वो अपन ने यहाँ पे प्ले लिस्ट बनाकर डाल दी है, तो आप आसानी से चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में देखना। टोटल क्लासें आप देखने और वहाँ से आप रिवीजन बार बार करते रहना। उनका एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेगी, उनको आप रिवीजन करते रहना बार बार, ताकि आपकी तैयारी बेहतर बनती रहे। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों क्लास को एक बार शेयर और लाइक ज़रूर कर दे। और कल दोस्तों संडे के दिन अपना महा मैराथन रहेगा। संडे कल शाम को जो 8 बजे वो महा मैराथन देख लेंगे अपन क्लास। तो एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे जरूर दोस्तों। और जो अपनी यहाँ पे सीरीज़ रहेगी दोस्तों, मैं बता दूं वो सीरीज़ यहाँ पे रहने वाली है 50। ध्यान रखना है, आज की सीरीज़ नंबर 50 रहेगी। और अगर आप कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं और क्लासों को बार बार रिवीजन करते हैं तो यहाँ पे आपका 100% सिलेक्शन होगा और 100+ क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर पाएंगे सेकेंड क्वेश्चन पेपर में। तो एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों। फिर अपने यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई। दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसकी स्थापना है वो कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे अपन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों यहाँ पे। और अपने को ध्यान रखना है 25 जनवरी। ध्यान रखना 25 जनवरी 1984 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। 25 जनवरी 1984 को साई की स्थापना, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी लाइफ टाइम श्रेणी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। आजीवन श्रेणी के लिए पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 बताना है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, आजीवन श्रेणी के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार वो ध्यानचंद पुरस्कार रहेगा दोस्तों। ध्यानचंद कौन सा पुरस्कार, जो सन 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी वो ध्यानचंद की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे मेजर ध्यानचंद की बात नहीं है। ध्यानचंद पुरस्कार जो 2002 में, और ये शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये 2022 में पूछा गया 3rd ग्रेड का प्रश्न रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, और दोस्तों आप सभी के द्वारा बहुत यहाँ पे आर के फिजिकल एजुकेशन और मेरे को यहाँ पे आपके द्वारा बहुत प्यार दिया जा रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक आभार और आभारी रहूँगा। इसी के साथ मेरे को यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपके द्वारा जो प्रोत्साहित करते हैं तो मेरे को यहाँ पे एनर्जी मिलती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। यहाँ पे 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 110 मीटर की बाधा दौड़ है वो किन की है, तो ये पुरुषों की बाधा दौड़ होती है। ध्यान रखना 110 मीटर पुरुषों की, और 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है वो यहाँ पे महिलाओं से यानी फीमेल से संबंधित होती है। प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 बाधाएं होती है। ध्यान रखना 110 मीटर बाधा दौड़ और जो 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है दोनों में 10 बाधाएं होती है, 10 हर्डल लगे होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, डकैथलॉन में पुरुष व महिला, ध्यान रखना है डकैथलॉन में पुरुष व महिला कितनी प्रतियोगिताएं होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी प्रतियोगिताएं होती है डकैथलॉन में। और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों। क्लास को शेयर करने में आप बिल्कुल भी कमी ना रखिए। प्रश्न नंबर 4 बताना है अपने को यहाँ पे। तो प्रश्न यहाँ पे 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 10 और 7, यानी 10 जो इवेंट होते हैं वो पुरुषों के लिए और 7 इवेंट इसमें से महिलाओं के लिए होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है दोस्तों। ये प्रश्न अपन ने 3 से 4 बार अपनी प्रश्नोत्तरियों में सम्मिलित कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने का कारण है दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं कि बेटन एक्सचेंज जोन की जो दूरी होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। पहले कितनी थी, वो 20 मीटर होती थी, लेकिन अब इसका सही आंसर नया जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पे 30 मीटर रहेगा। ध्यान रखना 30 मीटर यहाँ पे अब इसकी एक्सचेंज जोन। पहले 10 मीटर का एक्सीलरेशन और 20 मीटर का टेक ओवर जोन होता था।
जिसको दोनों को मिलाकर अब इसको 30 मीटर में कहीं पर भी अपन बैटन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, स्टॉप बोर्ड किस खेल में होता है? दोस्तों यहाँ पे स्टॉप बोर्ड है वो किस खेल में होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रिकेट में, हॉकी में, पोलो में या गोला फेंक में स्टॉप बोर्ड पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों स्टॉप बोर्ड मैं आपको बता दूँ, ये अपना मान लो ये अपना सेंटर सर्किल है जिसे अपन जो गोला फेंक के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट। अब दोस्तों शॉर्ट पुट का जो ये सर्किल होता है थ्रोइंग सर्किल, इसके पास में ध्यान रखना है थोड़ी सी एक छोटी सी रिंग लगी हुई होती है, इंच 1 या 2 इंच ऊपर रहती है ज़मीन से। तो जैसे खिलाड़ी इसमें फेंकता है उसका पैर यहाँ से टकराता है और वो बाहर नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे इसे स्टॉप बोर्ड लगा हुआ होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 7। प्रश्न नंबर 7, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों जो क्रिकेट में जो बैट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? प्रश्न नंबर 7 बताना है दोस्तों, और क्लास को भी शेयर करते रहना है आपको। दोस्तों क्रिकेट के अंदर जो स्टंप होते हैं तो स्टंप की यहाँ पे लंबाई कितनी होती है तो वो ध्यान रखना है 28 इंच स्टंप की लंबाई होती है। ऊंचाई बोल सकते हैं अपन इसे, लंबाई बोल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट बैट की कितनी होती है प्रश्न नंबर 7 में, तो वो सही आंसर रहेगा दोस्तों 38 इंच है, वो ध्यान रखना है क्रिकेट बैट की लंबाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, यहाँ पे खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों खो खो खेल में जो फ्री जोन होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों यहाँ पे आपको खो खो ग्राउंड देखना ऐसा होता है, मान लो खो खो ग्राउंड, और इसके अंदर यहाँ पे ये अपनी सेंटर होती है और इसके पास पास में ये यहाँ पे क्रॉस लाइन जिसे अपन गैलरी के नाम से क्रॉस बोलते हैं, लेकिन दोनों ओर ध्यान रखना है 1.5 मीटर का, दोनों तरफ 1.5 मीटर का यहाँ पे फ्री जोन होता है पोल के पास में, दोनों तरफ पोलों के पास में फ्री जोन होता है। तो वो कितना रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1.5 मीटर का रहेगा, 2.75 मीटर का नहीं रहेगा, 1.5 मीटर का ध्यान रखना है। लेटेस्ट ही है, अब 1.5 मीटर का कर दिया गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, कितने मीटर की दौड़ में हिट्स नहीं लगती है? यानी कितने मीटर की दौड़ है जिसमें हिट्स नहीं होती है? हिट्स का मतलब है दोस्तों ज़्यादा खिलाड़ी होने पर 8 खिलाड़ी दौड़ाते रहते हैं, 10 खिलाड़ी दौड़ाते रहते हैं, तो वो हिट्स होती है। फिर उसमें से बेस्ट निकालते हैं, फिर अगले खिलाड़ियों को दौड़ाते हैं, तो ऐसे हिट्स बोलते हैं अपन उसको। तो कौन सी मीटर रन में हिट्स नहीं होगी? प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर की जो दौड़ होती है उसमें हिट्स नहीं होती है। साथ ही में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर इनमें हिट्स लगती रहती है और फाइनल रिजल्ट बाद में आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? दोस्तों यहाँ पे बास्केटबॉल गेम है, उसमें एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट का मतलब दोस्तों यहाँ पे चेंज, कितने चेंज होते हैं वो अपने को यहाँ पे बता सकते हैं। 5, 7, 4 या 6। दोस्तों बास्केटबॉल में टीम में 12 प्लेयर होते हैं, खेलते कितने हैं? तो 5 प्लेयर एक टीम से खेलते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कितने हो गए? प्रश्न नंबर 10 और सही आंसर निकल के आएगा 7 खिलाड़ी जो बचते हैं वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर या एक्स्ट्रा प्लेयर अपन उसे अपनी भाषा में बोलते हैं, हालांकि एक्स्ट्रा नहीं होते, वो सब्स्टिट्यूट ही प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, नेहरू कप संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे नेहरू कप है वो किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नेहरू कप का संबंध किससे है? टेनिस से, बास्केटबॉल से, कबड्डी या फुटबॉल से? नेहरू कप के बारे में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11 इंपॉर्टेंट रहेगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों एक बार शेयर और लाइक करते रहे। क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें। कल आपने दोस्तों यहाँ पे 49 कल आपने लाइव का रिकॉर्ड 49 तक पहुँचाया था। मैंने 50 से ऊपर तक की बात बताई थी, लेकिन कल भी अपन यहाँ पे एक लाइव से अपना जो टारगेट था उसमें चूक गए थे। तो अपने को यहाँ पे शेयर और लाइक करके आज अपने को फिर से 50 इसको कवर करना है। कल अपन ने 49 कवर कर लिया था। तो नेहरू कप का संबंध किससे? प्रश्न नंबर 11 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, इनसाइड ट्रैक किसकी आत्मकथा है? दोस्तों यहाँ पे इनसाइड ट्रैक है वो किसकी यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी रहेगी, आत्मकथा रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मिल्खा सिंह, कार्ल डेविस, कार्ल लुइस या जॉनसन? प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है इनसाइड ट्रैक रहेगी वो कार्ल लुइस की यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा रहेगी। ध्यान रखना है
ये किसकी है? तो वो कार्ल लुईस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी नेशनल स्पोर्ट्स अपना कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारत का राष्ट्रीय खेल। साथ ही में दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, वो भी कमेंट बॉक्स में देना है। तो राजस्थान है, इस राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है वो अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। अपन राजस्थान का राज्य खेल क्या है वो बताना है। यहाँ पे राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है हॉकी है, वो भारत का राष्ट्रीय खेल रहेगा। आपको राज्य खेल कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ हुआ। दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम है उनका आरंभ कब हुआ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 के अंदर 22वें कॉमनवेल्थ गेम हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। लेकिन पहली बार इनका आरंभ कब हुआ था, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला 1930 के हेमिल्टन कनाडा, उसके अंदर यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। लेकिन भारत ने है वो दूसरी बार 1934, ध्यान रखना 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, सोची शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। दोस्तों सोची जो पहली बार ओलंपिक हुआ था शीतकालीन, जो रूस में, सोची रूस में है, जो 1924 में, ध्यान रखना है 1924 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, भारत ने इसमें एक भी मेडल नहीं जीता था। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 0 मेडल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों स्विमिंग होती है, स्विमिंग के कितने प्रकार हैं वो अपने को यहाँ पे बताते हैं दोस्तों अपन तैराकी के कितने प्रकार हैं। जैसे बताते हैं बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, जो ये तैराकी के प्रकार होते हैं। तो तैराकी के कितने प्रकार होते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिताओं में तैराकी के 10 प्रकार होते हैं। ध्यान रखना 10 टाइप हो गए, उसमें अपन जंप भी होते हैं, जो ऊपर खड़े हो गए पानी के अंदर यहाँ पे जंप मार के आते हैं अपनी एक्टिविटीज़ करते हुए, तो वो यहाँ पे तैराकी से प्रतियोगिता के प्रकार रहेंगे जिसे अपन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा पूछ रहा है, वो उसे कौन करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों मैं बताऊँ आपको, ओलंपिक खेल होते हैं इसकी उद्घाटन, ध्यान रखना उद्घाटन की यहाँ पे घोषणा कौन करता है, तो वो अपने को ध्यान रखना जिस देश में ओलंपिक हो रहा है शहर में उसका राष्ट्रपति यहाँ पे, ध्यान रखना है प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे उद्घाटन की घोषणा करता है। लेकिन यहाँ पे समापन की पूछी गई है तो वो अपना सही आंसर रहेगा दोस्तों IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यहाँ पे चेयरमैन करेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों, शिवा केशवन किस खेल का खिलाड़ी है। दोस्तों यहाँ पे शिवा केशवन है वो किस खेल का खिलाड़ी है वो अपने यहाँ पे बताना है। ल्यूज, स्केटिंग, होप पाइप या आइस हॉकी, शिवा केशवन की बात पूछी गई है दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा ल्यूज। ध्यान रखना अभी ये ल्यूज कौन सा गेम होता है वो भी आप भी शायद जानते होगे या नहीं जानते शायद ही। तो शिवा केशवन ल्यूज खेल का यहाँ पे खिलाड़ी है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, अंतर विश्वविद्यालय खेलों में विद्यार्थियों की आयु अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अंतर विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो उसमें खिलाड़ी जाते हैं खेलने के लिए, तो उनकी आयु अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी क्या होगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला 28 साल। ध्यान रखना है 28 साल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी का पदक कब जीता था। दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गोल्ड पर नहीं पूछा गया है, सीधा पदक पूछा गया है। अब इसका प्रश्न का आंसर चेंज हो जाएगा। तो भारत ने अंतिम बार ओलंपिक में हॉकी में पदक जीता था, तो इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो अपन यहाँ पे 1980 था, लेकिन अब इसका ऑप्शन चेंज करके यहाँ पे निकल के आएगा 2020। अगर गोल्ड मेडल पूछे तो फिर 1980 रहेगा, लेकिन यहाँ पे पदक पूछा है तो इसका मतलब कोई सा भी पदक। तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अंतिम बार हॉकी में कांस्य पदक यहाँ पे जीत लिया है। ये अपना सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों,
एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है। दोस्तों यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? प्रश्न नंबर 21 बताना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना है। 98.6 डिग्री यहाँ पे 6 करना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। साथ ही में 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 310 यहाँ पे केल्विन में होता है। यहाँ पे तीनों अपने को यहाँ पे याद रखना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 रहेगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यहाँ पे मानव शरीर की, कल भी अपन ने यह प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किया था दोस्तों। सबसे लंबी हड्डी पूछी गई है, लॉन्गेस्ट बोन। शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए, ध्यान रखना है, छोटी यानी शॉर्ट हड्डी पूछी जाए, स्मॉल, तो वो ध्यान रखना है कान की स्टेपीज होती है। कान की स्टेपीज हड्डी सबसे छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सबसे लंबी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जांघ की जो फीमर बोन होती है वो सबसे लंबी यहाँ पे बोन रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर में धमनियों का कार्य है। दोस्तों जो मानव शरीर में जो धमनी, जिसे अपन आर्टरीज के नाम से जानते हैं, उनका कार्य क्या है, वो अपने को यहाँ पे बताना। हृदय से रक्त ले जाना, हृदय में रक्त लाना, या दोनों, या कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे मैं इस सबसे पहले इसको क्लियर कर दूँ दोस्तों। यहाँ पे धमनियाँ है वो शरीर में क्या करती है, शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड को यहाँ पे ले जाके जाती है। और जो सिराएँ होती है, ध्यान रखना, विंस होती है, जो सिराएँ होती है वो शरीर से अशुद्ध रक्त लेके वापस हार्ट तक आती है। तो यहाँ पे शुद्ध रक्त को हृदय से रक्त को ले जाना, तो शुद्ध रक्त को लेके जाएगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रत्यक्ष संचरण वाला रोग कौन सा है? प्रत्यक्ष संचरण का मतलब यहाँ पे यानी सीधा संक्रामक रोग, ये अपन बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष संचरण वाला रोग एड्स, पोलियो, मलेरिया या टीबी। प्रत्यक्ष संचरण मतलब यहाँ पे संपर्क में आने से ही, ध्यान रखना है, संपर्क में अगर आ जाता है व्यक्ति तो वो रोग उससे हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है टीबी होता है दोस्तों। यहाँ पे वो प्रत्यक्ष संचरण से होता है। और दोस्तों टीबी दिवस कब मनाया जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है वो भी आपको बताना है। तो टीबी दिवस ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे अभी लेटेस्ट टीबी दिवस गया है कल ही, जिस 24 मार्च को, ध्यान रखना है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस अपन मनाते हैं। और टीबी का जो उन्मूलन का लक्ष्य है भारत में वो 2025 तक टीबी को खत्म करना है। ये करंट से अपन को फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, कुपोषण के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे कुपोषण के कारण क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एड्स, पोलियो, मलेरिया या शारीरिक विकलांगता। कुपोषण का मतलब दोस्तों यहाँ पे सही से पोषण नहीं मिलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल्स, ये जो भी उपयुक्त होते हैं ये न मिलने से अपन कुपोषण कहते हैं। और सही आंसर रहेगा 25 का, वो रहने वाला है 25 का शारीरिक विकलांगता, यानी इसमें शरीर की विकलांगता हो जाती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों आप। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। किसको आवश्यक है प्राथमिक फर्स्ट एड की? दोस्तों जो फर्स्ट एड होता है, ध्यान रखना, जो फर्स्ट एड है इसकी जानकारी किसको आवश्यक है? खिलाड़ी को, प्रशिक्षक को, शिक्षक को या सभी को? दोस्तों आप थोड़ा सा दिमाग आसानी से लगा के बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 सही आंसर रहेगा दोस्तों सभी को, क्योंकि फर्स्ट एड की जरूरत सभी को पड़ती है। यहाँ पे चाहे कोच हो, चाहे प्लेयर हो, चाहे कोई टीचर हो या कोई भी व्यक्ति हो XYZ, तो वो भी यहाँ पे फर्स्ट एड की उसको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत भी। चलिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता किससे प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों यहाँ पे एरोबिक फिटनेस है उसकी श्रेष्ठता किससे प्राप्त कर सकते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। एरोबिक का मतलब दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीकृत, ध्यान रखना, ऑक्सीकृत जो फिटनेस है वो प्राप्त किससे करेंगे? सर्किट ट्रेनिंग से, बेलास्टिक से, PNF से या सभी से? 27 बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों बेलास्टिक ट्रेनिंग है उससे अपन फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पैदा करते हैं, ध्यान रखना ये लचीलापन। PNF है ये भी यहाँ पे लचीलापन से संबंधित होती है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग रहेगी दोस्तों वो यहाँ पे एरोबिक्स डेवलपमेंट में यानी एंडोरेंस डेवलपमेंट करने में यहाँ पे उपयोगी होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28, वॉलीबॉल में आखिरी 5वां सेट है दोस्तों, आखिरी 5वां सेट होता है वो कितने अंकों का होता है? मतलब यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको बता दूँ दोस्तों, वॉलीबॉल में कितने सेट होते हैं? 5।
शुरू के जो 4 सेट होते हैं वो 25-25 अंकों के होते हैं, और जो लास्ट का जो चौथा सेट होता है वो कितने अंकों का होता है? प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 15 अंक का होता है। ध्यान रखना है, शुरू के फर्स्ट 4 25 अंक के, और लास्ट वाला चौथा जो 5वां सेट है वो 15 अंक का रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखें दोस्तों, मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। दोस्तों मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी है? वो अपने को यहाँ पे बताना है। मैंडिबल, फीमर, ह्यूमरस या क्लेविकुला। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, या फुल यहाँ पे शरीर के अंदर रहती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है जबड़े की जो मैंडिबल बोन होती है दोस्तों वो शरीर की सबसे मजबूत होती है। वैसे अगर मैंडिबल नहीं होती है तो फिर अपना आंसर यहाँ पे निकल के फीमर आता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 30। मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल करने के लिए जरूरी है, यानी मसल्स हैं इनको मजबूत और इनमें एंडोरेंस यानी सहनशीलता बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वो बताना है दोस्तों यहाँ पे सुदृढ़ व सुडौल करने के लिए जरूरी है भोजन, व्यायाम, दोनों या दोनों नहीं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 30, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दोनों इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, BCG का टीका किस रोग में लगता है? दोस्तों यहाँ पे BCG का जो टीका है वो किस रोग में लगता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा रोग है जिसमें BCG का टीका अपन लगाते हैं? एड्स, पोलियो, मलेरिया या तपेदिक। 31 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों BCG जिसे अपन बेसिलस कोलमेट गुरिन के नाम से, इसकी फुल फॉर्म भी अपने को याद रखनी है, बेसिलस कोलमेट गुरिन। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तपेदिक के अंदर यहाँ पे BCG का टीका लगता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी है? दोस्तों ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था और उस टाइम में मैंने इसका थोड़ा सा ऑप्शन गलत बता दिया था। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्लाज्मा में दोस्तों यहाँ पे पानी होता है वो मैं बताऊँ, वो 90 से 92%। तो सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों यहाँ पे 90% पानी होता है। पहली पेपर ने बताया था उसमें मैंने इसमें 55% बता दिया तो गलत था। यहाँ पे 90% इसके अंदर पानी रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, रेडियस व अल्ना अस्थियाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पे रेडियस और अल्ना जो हड्डियाँ हैं वो कहाँ स्थित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। रेडियस और अल्ना दोस्तों यहाँ पे पैर में, कमर में, हाथ में, हाथ में। दोस्तों ये अपना हाथ होता है, ये अपना फोर अपर आर्म हो गया और ये अपना फोर आर्म हो गया। ध्यान रखना है कोनी वाला जॉइंट हो गया, और यहाँ पे अपना फ्लेंजिज होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना लोअर आर्म है जिसे अपन फोर आर्म भी कहते हैं, इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है 2 हड्डियाँ होती है जिसे अपन क्या किस नाम से जानते हैं, उसे अपन यहाँ पे रेडियस और अल्ना कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों रेडियस और अल्ना हाथ में होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, यहाँ पे विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों विटामिन ए है, इसका रिच सोर्स कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों विटामिन ए को अपन रेटिनोल के नाम से जानते हैं, रेटिनोल। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए से ब्लाइंडनेस होता है, यानी यहाँ पे रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसका रिच सोर्स कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा गाजर है, वो विटामिन ए का रिच सोर्स रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, एक लंबी दूरी के धावक को सर्वाधिक मात्रा में क्या ग्रहण करना चाहिए? ध्यान रखना है लंबी दूरी का धावक है उसे सर्वाधिक मात्रा में क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, जल, वसा या प्रोटीन। 35 में बताना है दोस्तों। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का जो रनर है, जैसे मैराथन दौड़ के होते हैं, तो उनको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या लेना चाहिए, उसे अपन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों, पे कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, संतुलित आहार में होता है दोस्तों, जो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार होता है उसमें क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बैलेंस डाइट में, संतुलित आहार में क्या रहेगा? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 36 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त सभी इसमें रहते हैं। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर मिनरल्स यानी खनिज लवण भी रहेंगे, खनिज लवण और प्लस जल। इस प्रकार यहाँ पे 5 चीज़ आती है इसके अंदर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल। तो यहाँ पे बैलेंस डाइट बन जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 37, क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर बहुत कम कर रहे हो। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम जो वसा है, फैट है, उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी? क्लास को दोस्तों आप शेयर और लाइक जरूर रहे, एक बार शेयर और लाइक करते रहे। 1 ग्राम यहाँ पे
वसा है उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 9.1 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से, ध्यान रखना फैट से मिलती है। और अगर 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना 1 ग्राम प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों से पूछे तो यहाँ पे 4.1 किलो कैलोरी दोनों से अलग अलग मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से भी और प्रोटीन से भी दोनों से मिलती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। शरीर का जैविक ईंधन है, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है ये भी, शरीर का जैविक ईंधन है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, कम से कम 2 से 3 बार इंपॉर्टेंट DSSB में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है। शरीर का जैविक ईंधन किसे कहते हैं, वसा कार्बोहाइड्रेट दोनों या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 38 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर का जैविक ईंधन, तो वो अपने को वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं, ध्यान रखना 38 में वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों जैविक ईंधन होते हैं। प्रोटीन और ये अपने को यहाँ पे जो विटामिन है ये ऊर्जा नहीं देते हैं, तो यहाँ पे ऊर्जा देने के लिए फैट और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। द्वितीय गिरवा कशेरुका को कहते हैं दोस्तों, सेकंड जो गिरवा कशेरुका को मतलब अपन सर्वाइकल जो संख्या में कितनी होती है दोस्तों, सर्वाइकल जो संख्या के अंदर 7 होती है, ध्यान रखना। तो जो 7 होती है उसमें से अपन जैसे 7 मान लिया, यानी 7 हो गई, तो उसमें जो सेकंड होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो पूछा गया है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 39 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एक्सिस गिरवा कशेरुका, यानी एक्सिस होती है एटलस के अंदर क्या है, एक्सिस घुसी हुई होती है और एटलस के ऊपर ही खोपड़ी टिकी हुई होती है, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, घुटनों को मोड़ना उदाहरण है दोस्तों, जो घुटने हैं अपने उनको मोड़ते हैं तो वो कौन सा उदाहरण है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन क्या रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। घुटनों को मोड़ना प्रश्न नंबर 14 बताना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये अपनी घुटने हैं, मान लो ये अपनी जांग हो गई, थाई वाला भाग हो गया, और ये अपने यहाँ पे घुटने हो गए, और ये अपना यहाँ पे पैर हो गया पूरा। तो अगर इसको अपन पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं ऐसे करके वो वापस, क्योंकि आगे तो जाएगा नहीं, इस साइड तो जाएगा नहीं, तो ये इस साइड जाएगा, तो इसे अपन क्या कहते हैं, तो वो यहाँ पे फ्लेक्शन कहेंगे, यानी 2 हड्डियों के बीच में कोण का कम होना क्या कहलाता है, फ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, एक कोच की योग्यता है दोस्तों, एक कोच होता है, प्रशिक्षक होता है, उसकी योग्यता क्या रहेगी, आत्मविश्वास, नियमों की ज्ञान, फिटनेस या सभी। दोस्तों यहाँ पे कोच या जो प्रशिक्षक होता है उसकी यहाँ पे योग्यता रहेगी यहाँ भी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 41 तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, एक कोच की क्या योग्यता होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, नियमों का नॉलेज भी होना चाहिए, तभी तो वो देगा गलत, और फिटनेस भी उसकी खुद की होनी चाहिए, तो वो सही कोच रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है दोस्तों। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की जो क्लास होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु है या इक्विपमेंट्स है वो क्या रहेगा, खिलाड़ी रहेगा, प्रशिक्षक रहेगा, खेल सामग्री रहेगी या मैदान रहेगा। यह प्रश्न आपको बहुत कंफ्यूज करेगा दोस्तों, और पूछा भी बहुत बार जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 और सही आंसर रहेगा दोस्तों मैदान। यहाँ पे मैदान सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल एजुकेशन की क्लास के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। एरोबिक सहन शक्ति के लिए कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पे एरोबिक को अपन किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीकृत, ध्यान रखना है ऑक्सीकृत। तो एरोबिक सहन शक्ति या एंडोरेंस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, या अपन इसमें अगर थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया है, एरोबिक का मतलब अपन ऑक्सीकृत समझते हैं, तो उसमें कौन सी गैस की जरूरत पड़ेगी अपने शरीर को। प्रश्न नंबर 43 और सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑक्सीजन इसमें अपने को मिलती है, यानी O2 की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44। क्लास कैसी लग रही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है आपको। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, यहाँ पे खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों। यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती है, इसका यहाँ पे उद्देश्य है वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, शारीरिक दक्षता, यांत्रिक कौशल, युक्ति कौशल या सभी। प्रश्न नंबर 44 बताना है। चलो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 44 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी, यानी फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, बायोमैकेनिकल स्किल्स भी चाहिए, और यहाँ पे टैक्टिक्स भी चाहिए अपने को, तो यहाँ पे सभी इसको सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है दोस्तों। प्रेशर ट्रेनिंग जिसे अपन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं, जो किसी भी
दबाव के विरुद्ध ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया है? प्रश्न नंबर 45 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों विंटर बॉटम है, इसके द्वारा प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किया गया था। और ये सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊँ आपको अमेरिका के अंदर यहाँ पे इसको खोजा गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, कौन सी अध्यापन पद्धति है वो शारीरिक शिक्षा में श्रेष्ठ है? कौन सी यहाँ पे अध्यापन का मतलब जो टीचिंग मेथड है वो सबसे यहाँ पे श्रेष्ठ है? शारीरिक शिक्षा के बारे में पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पे सामान्य शिक्षा के अगर बारे में पूछे तो वो कौन सी रहेगी? लेक्चरर यानी व्याख्यान विधि रहेगी। लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन में पूछा जाए तो वो कौन सी रहने वाली है? प्रश्न नंबर 46 में प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के अंदर स्टडी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे जरूरी है यानी फिजिकल एजुकेशन है इसको लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? मैदान की उपलब्धता, प्रशिक्षक, खेल सामग्री या सामाजिक जागरूकता? क्या रहेगा वो अपने को यहाँ पे इसमें बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है समाज की जागरूकता यानी अवेयरनेस यानी सोशल अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है। अपने को लोगों का अवेयरनेस होना ज़्यादा जरूरी रहेगा फिजिकल एजुकेशन के प्रति। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, पेनी कप टेस्ट का द्वारा मूल्यांकन होता है। दोस्तों यहाँ पे एक टेस्ट मेजरमेंट दिया गया है पेनी कप टेस्ट, इसके द्वारा किसका मूल्यांकन या इवैल्यूएशन है वो किसका किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। पेनी कप इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेनी कप टेस्ट द्वारा, जैसे अपन हार्वर्ड स्ट्रिप टेस्ट बोलते हैं, रोजर स्ट्रेन टेस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे पेनी कप टेस्ट के द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाता है? प्रश्न नंबर 48 में सही आंसर रहेगा दोस्तों सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन। जो सामंजस्य है कोऑर्डिनेशन है, ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, फार्टलेग विधि द्वारा विकसित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे फार्टलेग विधि है इसके द्वारा क्या विकसित किया जाता है? दोस्तों फार्टलेग को दूसरी अपन यहाँ पे स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना स्पीड यहाँ पे प्ले भी इसे कहते हैं। और ये स्वीडिश शब्द है, ध्यान रखना स्वीडिश शब्द है फार्टलेग। इसके द्वारा क्या विकसित करते हैं 49 में? वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंडोरेंस यानी इसके अंदर अपन सहनशीलता विकसित करते हैं, एंडोरेंस डेवलप करते हैं फार्टलेग विधि जी। और इसका जनक भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, उसी इसका जनक यहाँ पे गोस्टा होल्मर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों, गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे गामक कौशल यानी मोटर लर्निंग है, मोटर स्किल्स है, जिसे अपन स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के नाम से जानते हैं। 5 प्रकार के मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सीखने का उत्तम ढंग कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर 50 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अभ्यास यानी इसका अपने को अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी यहाँ पे जाके अपन उसको सीखेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है? दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के अंदर लेसन प्लान होता है वो कितने प्रकार का रहेगा? दोस्तों अगर सीधा पाठ पूछा जाए पाठ कितना प्रकार का होता है तो वो 3 प्रकार का पाठ होता है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और रसानुभूति। ध्यान रखना ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और रसानुभूति 3 प्रकार का पाठ रहेगा। लेकिन पाठ योजना लेसन प्लान पूछा जाए तो वो 2 प्रकार की रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 सही आंसर रहेगा 2 टाइप यानी इस एक रहेगी स्पेशल लेसन प्लान और एक रहेगा यहाँ पे जनरल लेसन प्लान, सामान्य और विशिष्ट पाठ योजना। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52। साइकिल विधि से फिक्चर निकालते हैं। तो यहाँ पे साइकिल विधि से पिक्चर कौन सी यहाँ पे प्रतियोगिता या टूर्नामेंट में निकालते हैं? मतलब साइकिल विधि क्या है दोस्तों? ये पिक्चर डालने की विधि है दोस्तों। साइकिल विधि हो गई एक, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको टेबुलर विधि हो गई, एक स्टेयर केस विधि हो गई। यहाँ पे 3 विधि ध्यान रखना है, साइकिल, टेबुलर और स्टेयर केस। तीनों विधि कौन सी प्रतियोगिता से संबंधित है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 52 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे लीग प्रतियोगिता के अंदर फिक्चर निकालने की विधियाँ रहेंगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों आज थोड़ा सा मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समय रहने के कारण मैं थोड़ा क्वेश्चंस पे टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, व्याख्या के एक्सप्लेन के ऊपर आपको एक्सप्लेन जरूर सुनते रहना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क की विधियाँ यानी फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो जनसंपर्क किया जाता है वो
उसकी यहाँ पे कौन सी विधियाँ रहेगी जनसंपर्क के लिए? खेल दिवस पर, संगोष्ठी, प्रदर्शन या सभी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यानी सभी के द्वारा। खेल दिवस हो गया, संगोष्ठी हो गया और प्रदर्शन हो गया किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे सभी के द्वारा अपन जनसंपर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों, प्रस्तुतिकरण हेतु आवश्यक है यानी डेमोस्ट्रेशन हेतु प्रेजेंटेशन हेतु क्या आवश्यक है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रस्तुतिकरण जिसे अपन इंग्लिश के अंदर प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या आवश्यक है वो अपने को यहाँ पे बताना है। व्यक्तिगत तैयारी, तकनीकी तैयारी, दोनों या दोनों नहीं, यानी इंडिविजुअल प्रिपरेशन और टेक्निकल प्रिपरेशन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त दोनों। इंडिविजुअल प्रिपरेशन भी चाहिए अपने को और टेक्निकल प्रिपरेशन भी चाहिए, तब जाके अपन प्रेजेंटेशन सही तरीके से दे पाएंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 55, छोटे बच्चों के भोजन में किसकी आवश्यकता सर्वाधिक मात्रा में होती है? दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भोजन में सर्वाधिक किसकी आवश्यकता रहेगी। मैंने बताया भी था, बॉडी बिल्टअप आहार के नाम से जानते हैं इसे, बॉडी बिल्टअप आहार के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे? प्रश्न नंबर 55 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोटीन है, वो बॉडी बिल्टअप आहार है, यानी हड्डियों और मांसपेशियों को मरम्मत से भी, उसको रिपेयर करने भी और बॉडी बिल्टअप आहार के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोटीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों के होना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, ओस्टियोलॉजी है दोस्तों यहाँ पे, ओस्टियोलॉजी है वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओस्टियोलॉजी क्या है दोस्तों यहाँ पे? ओस्टियो का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, हड्डी होती है। ओस्टियो का अर्थ हड्डी और लॉजी का अर्थ क्या होता है? तो लॉजी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे अध्ययन। ध्यान रखना है, लॉजी का अर्थ क्या होगा? अध्ययन। तो इसलिए सही आंसर क्या निकल के आया है? हड्डियों का अध्ययन अपन ओस्टियोलॉजी में करते हैं। ध्यान रखना है, सही आंसर रहेगा दोस्तों हड्डियों का अध्ययन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57, प्रतिक्रिया समय है दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन टाइम कौन सा है, क्या मापता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रतिक्रिया समय, कल भी अपन ने प्रश्नोत्तरी में इसको शामिल किया था, यानी रिएक्शन टाइम वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्या किसको मेजर करता है? तो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 57 मोटर फिटनेस। ये जो मोटर कंपोनेंट्स होते हैं 5 प्रकार के, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, इन अगर ये ठीक है, सही है, तो यहाँ पर रिएक्शन टाइम इसका मेजरमेंट कर सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, मानसिक दबाव खिलाड़ी के लिए आवश्यक है, यानी मेंटल स्ट्रेस है दोस्तों वो खिलाड़ी के लिए क्या है? हानिकारक है, लाभदायक है, दोनों या दोनों नहीं? मेंटल स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है, मेंटल प्रेशर के बारे में पूछा गया है खिलाड़ी के लिए। जैसे मान लो अपन प्रतियोगिता के अंदर खेल रहे हैं ग्राउंड में और खिलाड़ी आउट नहीं हो रहा है, तो दूसरी विपक्षी टीम है वो क्या आ जाती है? डिप्रेशन यानी मेंटल प्रेशर में आ जाती है। तो क्या है? लाभदायक भी है, हानिकारक? प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है दोनों, यानी प्रेशर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। दोनों प्रकार का अपन प्रेशर लेते हैं वो ठीक होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 59, खेल में निम्न प्रदर्शन का कारण क्या है? दोस्तों यहाँ पर खेल है, उस खेल के अंदर अपन निम्न प्रदर्शन करते हैं, यानी लो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा अपना, उसका क्या कारण है? आकर्षण, प्रेरणा, असफलता का भय या अधिक खुशी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों असफलता का भय रहेगा, डर रहेगा कि अपन कहीं उसमें जाके फेल ना हो जाए, असफल ना हो जाए मान लो, तो वो उससे अपन क्या करेंगे? प्रदर्शन अपना सही नहीं दे पाएंगे, परफॉर्मेंस अपनी सही नहीं रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 60, मोच के तुरंत बाद कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए? दोस्तों मोच हो गई, स्प्रेन हो गया, तो उसके तुरंत बाद कौन सी यहाँ पे मेथड करते हैं, यूज करते हैं? मालिश, क्रायोथेरेपी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड? मोच का मतलब स्प्रेन, और स्प्रेन किस में होता है? तो वो लिगामेंट में, और लिगामेंट क्या करता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 60 सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का मतलब अपन ठंडी जल चिकित्सा, जैसे बर्फ़ हो गई, इमर्सन हो गया, आइस बैग हो गया, इथाइल हो गई, मीथेन हो गई, ये यहाँ पे कार्य लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, प्रकृतिवाद का पिता कौन है? दोस्तों यहाँ पे नेचुरलिज्म, यानी प्रकृतिवाद को अपन किस नाम से जानते हैं? नेचुरलिज्म के नाम से जानते हैं। तो प्रकृतिवाद का पिता कौन रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 का सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रकृतिवाद का पिता रहेगा वो रूसो रहेगा। 61 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रूसो है वो प्रकृतिवाद का यहाँ पे जनक रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62, दर्शन शास्त्र की कितनी विचारधाराएं हैं दोस्तों। यहाँ पे दर्शन शास्त्र है इसकी कितनी विचारधाराएं हैं वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न में जोड़ के आपको बताऊँ, यानी जो साइकोलॉजी है मनोविज्ञान है दोस्तों, जो मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है तो वो दर्शन शास्त्र से ही हुई है। तो दर्शन शास्त्र की कितनी विचारधारा रहेगी दोस्तों यहाँ पे 62 के अंदर, वो सही आंसर रहेगा दोस्तों। दर्शन शास्त्र की यहाँ पे 4 विचारधाराएँ रहेगी। सोशोलॉजी है यहाँ पे 4 इसकी विचारधारा रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63, प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को दिया जाता था, यानी जो प्राचीन ओलंपिक होते थे उसमें विजेताओं को अपन क्या देते थे, जमीन, मेडल, रुपये या जैतून का ताज। आधुनिक जो ओलंपिक में विजेता होते हैं उसे अपन किस नाम क्या देते हैं तो वो मेडल देते हैं आधुनिक ओलंपिक में। लेकिन प्राचीन ओलंपिक की बात की गई है तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जैतून का ताज। जैतून एक वृक्ष है, वृक्ष के यहाँ पे टहनियों से ताज बनाया जाता था तो वो उसे पहनाया जाता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64 देखें दोस्तों, व्यक्तिगत तैयारी में नहीं है दोस्तों। यहाँ पे व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रिपरेशन है उसमें क्या नहीं है, आवाज़, वेशभूषा, स्वच्छता, नियमों का ज्ञान, क्या जरूरत नहीं पड़ेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। व्यक्तिगत प्रिपरेशन में किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 64 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नियमों का ज्ञान होना कोई ज़रूरी नहीं है व्यक्तिगत तैयारी के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65 देखें दोस्तों, नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना कब हुई दोस्तों। यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र है इनकी स्थापना कब हुई वो अपने को यहाँ पे बताना। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाता है नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना कब हुई। प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1972 के अंदर नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना या शुरुआत हुई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों, उच्च माध्यमिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का प्रचार प्रसार कमेटी के उद्देश्य से हुआ, यानी उच्च माध्यमिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का प्रसार किस कमेटी के उद्देश्य था। कौन सा कमेटी थी जो फिजिकल एजुकेशन को उच्च माध्यमिक यानी जो 12th तक की स्कूल है उनमें प्रसार करने का कार्य कर रही थी। कोल कूपर, एडोक, ताराचंद या कुंजरू। दोस्तों कोल कूपर समिति तो आपको पता है 1960 के रोम ओलंपिक से संबंधित है, कुंजरू 1957-58 से संबंधित है, ताराचंद 1948 से, एडोक 1900 यहाँ पे 50 से संबंधित रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ताराचंद कमेटी जो 1948 में बनी थी इसको शारीरिक शिक्षा को क्या किया था, उच्च माध्यमिक जो स्कूल्स है शिक्षा है उसमें यहाँ पे इसको लागू करवाया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई दोस्तों। यहाँ पे HVPM बहुत बार अपन प्रश्न उत्तर में सम्मिलित करते हैं इस प्रश्न को अपन, तो क्यों यहाँ पे ध्यान रखना है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है जिसकी स्थापना 1914 के अंदर अमरावती महाराष्ट्र में हुई थी। वेद और अम्बा और अनंत वेद के द्वारा दो ब्रदर्स के द्वारा यहाँ पे इसको स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों, सत्य वही है जो सक्षम है ये सिद्धांत है, यानी सत्य वही है जो सक्षम है ये किस दर्शन शास्त्र के अंदर दिया गया है, प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या आदर्शवाद। सत्य वही है जो सक्षम है इसका मतलब ये क्या है, यथार्थ है, यानी जो सामने है वही सत्य है। मान लो यहाँ पे कोई गाय है, मान लो कोई गाय खड़ी है और अपन उसको देख रहे हैं तो देखने पर अपन ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि गाय खड़ी है, लेकिन फिर अपने को कोई पूछे ये क्या है तो अपन गाय बताएंगे, ऐसे थोड़ी बताएंगे कि ये भैंस है। इसका मतलब जो सामने है वो सत्य है यानी यथार्थ है। गाय क्या है, सामने है, यथार्थ है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 69 देखें दोस्तों, स्कूल रजिस्टर में दर्ज आयु क्या है दोस्तों। स्कूल का रजिस्टर है उसमें जो दर्ज आयु होती है, एज होती है, वो कौन सी एज रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। कालक्रमिक, मानसिक, शारीरिक, रचनात्मक या शरीर क्रियात्मक। दोस्तों स्कूल में एज कौन सी रहती है, जो डेट ऑफ बर्थ रहती है, जैसे 26/1/2008 तो ये क्या होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, तो ये कालक्रम कैलेंडर वर्ष के अनुसार होती है तो कालक्रमिक आयु रहेगी। प्रश्न नंबर 69 और सही आंसर रहेगा इसका कालक्रमिक। इसे अपन कैलेंडर एज भी बोलते हैं, इसे अपन कैलेंडर एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 70 देखिए दोस्तों, 70 कौन सी क्रिया जीवन भर चलती रहती है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी क्रिया है वो जीवन भर लाइफ टाइम चलती है। कल अपन ने इस प्रश्नोत्तरी में ये भी प्रश्न सम्मिलित किया था, वापस से रिपीट हो गया है। तो कौन सी क्रिया जीवन भर चलेगी
वृद्धि विकास दोनों या दोनों नहीं, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 70 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो जिंदगी भर चलता है जब तक जीव व्यक्ति जिंदा है, और वृद्धि है वो निश्चित समय तक चलती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 71, किस क्रिया द्वारा खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं, यानी कौन सा सिद्धांत है जिसको अपन खोई हुई शक्ति को अपन वापस प्राप्त कर सकते हैं। गाना गाना, नृत्य करना, पढ़ना या सभी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 71 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सभी। यानी व्यक्ति प्रत्येक हिसाब से, यानी सिंगिंग करके, डांस करके या स्टडी करके किसी भी प्रकार से अपने को पुनः री एनर्जिट कर सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, यहाँ पे शेयर और लाइक एक बार फिर आप कर दें। एक बार जितने नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 72 रहेगा, मैराथन की दूरी होती है दोस्तों, मैराथन दौड़ होती है उसकी यहाँ पे दूरी कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। मैराथन दौड़ है, इस मैराथन दौड़ की दूरी को कब फिक्स किया गया था, तो मैराथन दौड़ है उसको यहाँ पे ध्यान रखना है। 2008 के जो ओलंपिक था, सॉरी 1908 का ओलंपिक था, उसमें मैराथन दौड़ को जो दौड़ है, दूरी है, उसको यहाँ पे फिक्स किया गया था। लेकिन उसको मान्यता कब प्रदान कर दी गई थी, तो वो 1924 में इसको प्रमाणित कर दिया गया था। 1924 इसका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी रहेगी, तो मील में पूछे तो 26,385 और यहाँ पे किलोमीटर में पूछे तो 42,195, यानी दोनों ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 73, लाभ के उद्देश्य से संचालित मनोरंजन कौन सा है, यानी लाभ के उद्देश्य से, ध्यान रखना है पे एंड यूज बोल सकते हैं अपन इसे। पे एंड यूज मतलब पैसे देकर अपन मनोरंजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो पिक्चर हॉल में गए तो वहाँ पे पैसे देकर अपन पिक्चर देख के आते हैं, तो वो पे एंड यूज हो गया। और कोई मान लो तरणताल हो गया, वहाँ पे जाते हैं, तो वो कौन सा यहाँ पे मनोरंजन कहलाता है। 73 में बताना है, सही आंसर रहेगा दोस्तों वो व्यावसायिक मनोरंजन रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 74, मनोभावों की अभिव्यक्ति का सिद्धांत दिया है दोस्तों। यहाँ पे मनोभावों की अभिव्यक्ति है, इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। अरस्तु, हल, सुकरात या डीवी। मनोभावों की अभिव्यक्ति, प्रश्न नंबर 74 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अरस्तु महोदय के द्वारा यह यहाँ पे सिद्धांत प्रिंसिपल दिया गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 75 देखें दोस्तों, आउटडोर एक्टिविटीज़ है दोस्तों। यहाँ पे आउटडोर दो प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है दोस्तों यहाँ पे, एक आउटडोर और एक इंडोर। ध्यान रखना, एक आउटडोर एक होती है इंडोर। इंडोर का मतलब किसी बंद जगह में, और आउटडोर का मतलब खुली जगह में, मैदानों में, पहाड़ों में, सही रोड पर कहीं भी हो सकती है आउटडोर। तो एक्टिविटीज़ कौन सी है, सर्कस, चेस, कैरम या पेंटिंग। प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है सर्कस है, वो ध्यान रखना, आउटडोर यहाँ पे एक्टिविटीज रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 देखें दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको और दिख जाए। प्रश्न नंबर 76 देखें दोस्तों, किस प्रकार के शासन में कोई नियम कानून नहीं होता है, ध्यान रखना नहीं होता है, मनमानी होती है, तो कौन सा शासन रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रजातंत्र, निरंकुश, अशासन या अराजक। दोस्तों मूर्खों का शासन तो मैंने बताया, तो जो अशासन है वो मूर्खों का शासन है। मूर्खों का शासन कौन सा है, अशासन। तो यहाँ पे वही निकल के आ रहा है कि नियम नहीं है, कानून नहीं है, तो वो अपने आप चल रहा है, तो वो कौन सा रहेगा, अशासन रहेगा। मूर्खों का शासन भी अपन इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 देखे दोस्तों, नेता वह है जिसमें कुछ गुण अधिक पाए जाते हैं जो नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है, ये कथन किसका है। यानी नेता की परिभाषा बताई गई है यहाँ पे कि नेता वह है जिसमें कुछ अधिक गुण होते हैं, सामान्य लोगों से ज़्यादा गुण होते हैं, और उसमें लीडरशिप करने की भी आवश्यक होता है, वो आवश्यक है। तो ये कथन किसका रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्रेट मैन। यानी ग्रेट है वो महान है, ये अपने को याद कैसे रखना है, ग्रेट मैन है वो महान है, और महान में क्या होते हैं, अधिक गुण होते हैं, नेतृत्व करने की उसमें आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 78, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2014 का विजेता कौन है। दोस्तों ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा अपने दिमाग में ले लेना है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका 2014 में विजेता कौन रहेगा। प्रश्न नंबर 78 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ली चोंग वेई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 79 देगा दोस्तों। कुछ प्रश्न अपन ने यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन भी लिए हैं ताकि वो रिवाइज में होते रहे। कौन सा शिविर कार्य के आधार पर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा शिविर कार्य के आधार पर नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
धार्मिक शिविर, शैक्षणिक, शारीरिक शिक्षण या मासिक। यानी कौन सा शिविर कार्य के आधार पर नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 79 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मासिक शिविर है। मासिक शिविर कोई शिविर नहीं होता है, बाकी शैक्षणिक शिविर भी होता है, धार्मिक शिविर भी होता है और शारीरिक शिक्षण से संबंधित शिविर भी होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 80 देखिए दोस्तों, किसी एक बिंदु या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना कहलाता है। कोई एक बिंदु है या फिर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? समाधि, धारण, आसन या प्रत्याहार। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 बताना है, उससे आंसर रहेगा दोस्तों धारणा। धारण नहीं है यहाँ पे, धारणा है, ध्यान रखना, धारणा। एक बिंदु पर जो अपन यहाँ पे करते हैं वो यहाँ पे धारणा कहलाएगी, धारण कहलाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 81, योग का अंतिम चरण कौन सा है? दोस्तों योग होता है उसका अंतिम चरण क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों योग में कितने अष्टांग योग पतंजलि का दिया गया है, जिसमें 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 प्रकार के इसके अंदर अष्टांग योग में होते हैं। तो अंतिम चरण कौन सा निकल के आ गया? वो अपने यहाँ पे समाधि होता है। यानी साधक होता है जो समाधि ले रहा है उसे अपन साधक बोलते हैं। तो साधक का अंतिम लक्ष्य भी क्या होता है? समाधि होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 82 देंगे दोस्तों, गहन श्रद्धा व आस्था वाला योग कौन सा है? यानी गहन श्रद्धा और आस्था वाला योग कौन सा रहेगा? श्रद्धा योग, भक्ति योग, राजयोग या मंत्र योग। क्लास को दोस्तों आप शेयर और लाइक करते रहे। शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखे बिल्कुल भी। शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। जो भी स्टूडेंट्स दोस्त नए जुड़े हैं वो तो पहले अपना शेयर और लाइक करने का काम किया करो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 82 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है भक्ति योग है, वो गहन श्रद्धा और आस्था का योग रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 83 देगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ वापस से। प्रश्न नंबर 83, कैथेटर ट्यूब द्वारा शुद्धि क्रियाएं होती है। दोस्तों यहाँ पे कैथेटर जो ट्यूब होती है, नली होती है, वो उसके द्वारा कौन सी शुद्धि क्रिया काम में आती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों शुद्धि क्रिया 6 क्रम होती है, वो 6 होते हैं, जिसे अपन नेति, दोती, बस्ती, कपालभाति और यहाँ पे त्राटक और नौली के नाम से जानते हैं। तो कैथेटर ट्यूब किस में काम आएगी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 83 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है नेति। नेति का मतलब जल नेति, शूद्र नेति। जल नेति में अपन जल डालते हैं, शूद्र नेति के अंदर ध्यान रखना, शूद्र नेति 2 प्रकार की होती है, जल नेति और एक शूद्र नेति। यानी नाकों में पानी डाल के साफ करते हैं वो जल नेति, और जो ट्यूब डालते हैं कैथेटर ट्यूब उसे अपन शूद्र नेति कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 84, श्वास पर नियंत्रण कहलाता है। दोस्तों श्वास पर नियंत्रण करना क्या कहलाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। श्वासनांग, श्वासन, प्राणायाम या श्वसन क्रिया। दोस्तों श्वासन पर नियंत्रण करना यानी एक होता है पूरक, एक कुंभक और एक रेचक। ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्योंकि पूरक के अंदर श्वास लेते हैं, कुंभक के अपन रोक के रखते हैं, नियंत्रण करते हैं, और रेचक के अंदर वापस छोड़ते हैं। तो किसके अंदर आएगा? प्रश्न नंबर 84 और सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पे प्राणायाम के अंदर श्वास को अपन कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 85 देखिए दोस्तों, लगातार एक बिंदु पर देखना किस में आता है? दोस्तों लगातार है, वो एक ही बिंदु पर अपन लगातार देख रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? दोस्तों पहले भी प्रश्न 3-4 प्रश्न पहले पूछा गया, उसमें ऑप्शन था धारणा, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया है। तो 85 में सही आंसर रहेगा दोस्तों त्राटक क्रिया होती है, वो यहाँ पे सही आंसर रहेगा, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित रखना। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 86, किस प्राणायाम द्वारा शरीर में ठंडक पैदा होती है? यानी कौन सा प्राणायाम है जिसको करने से शरीर के अंदर ठंडक पैदा रहेगी? प्लावनी, कपालभाति, मूर्छा या शीतकारी। 86 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शीतकारी प्राणायाम है, उसको करने से शरीर में ठंड पैदा होती है। ये ज़्यादातर गर्मियों में किया जाता है दोस्तों, जो गर्मियाँ होती है गर्मियों में किया जाता है। और करते कैसे? जीभ होती है, जीभ को अपन सुल्पी की तरह यानी नली की तरह मोड़ के अपन उसमें से श्वास खींचते हैं, यानी फोल्ड करके, यानी जीभ को दोनों तरफ से अपन फोल्ड कर लेंगे तो ऐसी नली सी बन जाएगी, और फिर अपन क्या करते हैं? श्वास खींचते हैं, तो वो अपने शरीर ठंडा हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 87, ध्यानात्मक आसन द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यानात्मक आसन द्वारा होता है, क्या होता है? रोग दूर, शरीर सुडौल, ताकतवर शरीर, मन का वश में होना। यानी ध्यानात्मक आसन करते हैं तो क्या कंट्रोल होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मन का वश में, यानी
जो मन है, चंचल मन है, उस पर यहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों, आसनों के पहले और बाद में आसन किया जाता है, यानी कौन सा आसन है जिसको सभी आसनों को करने से पहले और सभी आसनों को करने के बाद में अनिवार्यतः करते हैं, वो कौन सा आसन है। दोस्तों मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि आसनों के पहले और बाद में कौन सा आसन करते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 88 में शवासन, जिसे अपन व्यक्ति मरने की तरह उसमें पोजीशन हो जाती है तो उसे अपन शवासन कहते हैं। सभी आसन करने से पहले भी करेंगे और सभी आसन करने के बाद में अनिवार्यता से अपन करते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे बीपी, उच्च रक्तचाप, जिसे अपन हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, हाइपरटेंशन, उसमें भी काम आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 89, सर्प की मुद्रा वाला आसन कौन सा है। दोस्तों सर्प यानी सांप होता है, उसकी मुद्रा है, उस ऐसा कौन सा आसन होता है, वो अपने यहाँ पे बताना। इजीली रहेगा दोस्तों। सर्प कैसा होता है वो अपन ने देख लिया, सर्प ऐसा होता है, लास्ट में जाके ऐसे अपनी पोजीशन बना लेता है। तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं 89 में, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, भुजंगासन, यानी भुजंग होता है वो सर्प की आकृति की तरह से आसन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 90, शलभासन में सह का अर्थ क्या है। दोस्तों शलभासन में सह का अर्थ क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। और दूसरा अपन ने पहले इस प्रश्नोत्तर में ये प्रश्न सम्मिलित किया था, उसमें शलभासन में किस प्रकार की आकृति बनाते हैं, तो वो टिड्डे की तरह, जो टिड्डा पक्षी होता है, जानवर होता है, उसमें टिड्डा होता है, टिड्डे की आकृति बनाते हैं, वो किसमें, शलभासन में। तो शलभासन में जो सह है दोस्तों, इसे सह का अर्थ क्या रहेगा 90 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों शिव, यानी सह का अर्थ क्या है शलभासन में, वो शिव रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 91, किस आसन में मुद्रा तीर कमान जैसी होती है, यानी कौन सा आसन है जिसमें मुद्रा तीर कमान की तरह अपन बना लेते हैं। तीर कमान का देखा होगा दोस्तों आपने, ऐसा होता है तीर कमान, जैसे यहाँ पे रस्सी बंधी हुई होती है, तो ये तीर कमान हो गया, इसमें यहाँ पे अपन तीर चलाते हैं इस प्रकार। 91 में सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला धनुरासन है, वो तीर कमान की तरह होता है। 92 देखे दोस्तों, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है। दोस्तों यहाँ पे वर्तमान समय में है वो मनोविज्ञान क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों सबसे पहले मनोविज्ञान क्या थी, आत्मा का विज्ञान था, फिर उसके बाद में मन मस्तिष्क का विज्ञान आ गया, फिर उसके बाद में चेतना का विज्ञान आ गया, और वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो यहाँ पे ध्यान रखना है व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93 देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, ये कथन किसका है, यानी व्यक्तित्व है वो मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, ये किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये परिभाषा पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 93 में, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ओलपोर्ट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि व्यक्तित्व है वो मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 94, TAT, ध्यान रखना TAT, जिसे अपन थेरेटिक एंटिट्रेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है, यानी TAT है ये व्यक्तित्व की कौन सी विधि रहेगी प्रशिक्षण में, TAT ध्यान रखना है दोस्तों। एक TAT आती है, एक CAT आती है, ध्यान रखना, एक यहाँ पे SAT आती है, SCAT सेंटेंस कंप्लीटेशन। तो यहाँ पे ये व्यक्तित्व की कौन सी प्रशिक्षण की विधि रहेगी, प्रश्न नंबर यहाँ पे 94 में वो रहेगी प्रक्षेपी विधि। ध्यान रखना, दो प्रकार की विधियाँ आती है, एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 95 देखते हैं अपन, क्लास को आप शेयर करते रहे। 95 देखिए दोस्तों, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत है। दोस्तों यहाँ पे गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत कौन सा है, एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व या त्रिआयाम। दोस्तों एक तत्व ये बिने का है, द्वितत्व स्पेरमैन, बहुतत्व थ्रस्टन या बहुतत्वपन थ्रस्टन। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 95 में त्रिआयामी सिद्धांत है, जिसे अपन 3 डायमेंशनल के नाम से जानते हैं। 95 में वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गिलफोर्ड का रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 96, एक 16 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष के बालक की तरह है। दोस्तों ये प्रश्न पहले भी अपन ने किया था। अगर बालक तो है 16 वर्ष का रियल में, और मानसिक आयु उसकी मेंटल एज है वो 15 वर्ष है, इसका मतलब वो कौन सा बालक हो गया, मंद बुद्धि बालक हो गया। ध्यान रखना है, उसे अपन मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में मानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों
96 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 देखिए दोस्तों, एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है तो वो दर्शाता है, यानी वस्तुएं कैसी है, यूजलेस है, अनुपयोगी वस्तु है यूजलेस, लेकिन उससे वो सुंदर पेंटिंग बना देता है, अच्छी उसमें पेंटिंग करता है, तो वो बालक के अंदर क्या दर्शा रहा है, प्रतिभाशीलता, श्रेष्ठता, सृजनशीलता या फिर दार्शनिकता। यानी यूजलेस वस्तुओं से यूजफुल वस्तुएं बना रहा है तो वो उसमें क्या निकल के आ रही है, क्रिएटिविटी, यानी सृजनशीलता उसमें डेवलप हो रही है, क्रिएटिविटी बालक कहलाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 98। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं, यानी भोजन से पहले जो ध्वनि दी जाती थी, घंटी बजाई जाती थी, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक या विलंबित उद्दीपक या धनात्मक उद्दीपक। प्रश्न नंबर यहाँ पे 98 बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 98 और जो सयांश रहेगा दोस्तों उसे अपन अनुबंधित उद्दीपक, यानी भोजन देने से पहले जो आवाज़ दी जाती है, घंटी बजाई जाती है, वो अनुबंधित उद्दीपक, उद्दीपक नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे उद्दीपक रहेगा, स्टिमुलस। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों 98 के अंदर, वो यहाँ पे ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 99 देखें दोस्तों, लेटिन में परसोना का अर्थ क्या है? दोस्तों यहाँ पे लेटिन भाषा का शब्द है परसोना, इसका अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना। एक प्रश्न तो यही निकल के आ गया है, जो परसोना शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? तो 99 में सही आंसर निकल के आएगा मुखौटा या नकाब, मुखौटा या नकाब इसका अर्थ होता। 100 देखें नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 100। ब्रेल लिपि संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेल लिपि है वो किससे संबंधित है? साथ ही में दोस्तों ब्रेल लिपि दिवस पूछा जाए, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, ब्रेल लिपि दिवस तो वो 4 जनवरी, ध्यान रखना 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। लुईस ब्रेल के द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी। तो ब्रेल लिपि संबंधित किससे रहेगी? प्रश्न नंबर 100 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो अंधे लोग होते हैं उसमें ब्रेल लिपि इसमें काम में आती है, और ये किसी भी चीज़ को स्पर्श करके ही उसको अपन पहचानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 101 देखे दोस्तों, बाल अपराधियों की आयु निर्धारित होती है। दोस्तों जो बाल अपराधी होते हैं उसकी आयु कितनी होती है निर्धारित, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोई भी छोटा बालक है, कोई अपराध कर देता है, तो अब बाल अपराध की श्रेणी में कब आएगा? उसकी 18 वर्ष से एज कम है तो बाल अपराध, अगर फिर वो 18 वर्ष से एज ऊपर है तो वो अपराधी की श्रेणी में मान लिया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 102 दिए गए दोस्तों, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के बालकों से कम है तो वो क्या कहलाएंगे? अपनी आयु से बालकों से कम है, मान लो कोई 15 वर्ष का बालक है और दूसरा 15 वर्ष का बालक है, लेकिन एक तो इंटेलिजेंट है और एक यहाँ पे कमज़ोर है, तो एज तो सेम हो गई लेकिन वो दूसरे से पिछड़ गया, तो कौन सा बालक रहेगा दोस्तों यहाँ पे 102 में? वो यहाँ पे पिछड़ा बालक रहेगा। कौन सा बालक? पिछड़ा बालक रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 103 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 103, व्यक्ति असफलता, दुख व पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो कौन सा उपागम है? यानी कोई भी व्यक्ति है तो वो क्या कर रहा है, ध्यान रखना है, असफलता हो गई, दुख हो गया, पीड़ा हो गई, उसको बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश कर रहा है, तो वो कौन सा उपागम रहेगा? प्रतिगमन, तादात्म्यकरण, दमन या प्रक्षेपण। प्रश्न नंबर 103 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन दमन के नाम से जानते हैं, यानी बलपूर्वक दबा रहा है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 104, बालक छोटे छोटे समूहों में समस्याओं पर चर्चा कर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो ये क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी बालक है, बालक को छोटे छोटे ग्रुप है और वो ग्रुप क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप क्या कर रहे हैं, समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं और फिर अपन लास्ट निष्कर्ष उस पर पहुंच जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? 104 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन निर्मितिवाद है, इसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 105, अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मोटिवेशन है, इससे संबंधित क्या नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है, मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोद या आवश्यकता। अभिप्रेरणा से क्या संबंधित नहीं है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मूल प्रवृत्ति है वो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं रहेगी। यानी अभिप्रेरणा में कितने शब्द आते हैं? जो मोटिवेशन है उसके अंदर अपन देखते हैं नीड, ड्राइव प्लस इंसेंटिव, यानी इसके अंदर आवश्यकता,
प्रेरणा और अंतर्निरोध इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। 106 देखिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, आंतरिक कारक जो क्रिया आरंभ करने की प्रवृत्ति रखती है क्या कहलाती है? आंतरिक कारक जो कार्य को प्रारंभ करने की प्रवृत्ति है वो क्या कहलाएगी, वो अपने यहाँ पे बताना। यानी किसी भी कार्य को अपन करते हैं तो वो अंदर मन में से एक भाव जागता है, वो किसके कारण जागता है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 106 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के कारण अपन किसी भी कार्य को शुरुआत करने की करते हैं, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 107 देखिए दोस्तों, कौन सी पेशी घुटनों को मोड़ती है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी मसल्स है वो घुटनों को मोड़ने का कार्य करती है? हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, गैस्ट्रोनिमस या फिर सभी? 107 बताना है दोस्तों। मोड़ने का कार्य कर रही है वो पूछा गया है। मान लो ये अपना यहाँ पे जांग हो गई और ये अपना घुटने वाला भाग हो गया और ये नीचे लोअर जो अपना पैर हो गया और यहाँ पे ये पैर का भाग हो गया। अब इसको यहाँ पे जांग की तरफ लेके जाएगी तो जांग की पीछे वाली मांसपेशी होती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग कहलाती है। जो तीन मांसपेशियों का यहाँ पे समूह होती है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमीटेंडिनस और सेमी मेमोरिनर, यह हैमस्ट्रिंग का यहाँ पे भाग होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 108 देखिए दोस्तों, स्टैंडिंग काफ रेंज किसका व्यायाम है? दोस्तों यहाँ पे स्टैंडिंग काफ रेंज है वो किसका व्यायाम रहेगा? स्टैंडिंग यानी खड़ा होना, काफ यानी क्या हुआ, पिंडली, और रेज यानी इसको विस्तार करना। ध्यान रखना 3 शब्द दिए गए इसमें। प्रश्न नंबर 108 में देखिए दोस्तों, स्टैंडिंग काफ रेंज किसका व्यायाम है? स्टैंडिंग यानी खड़ा होना, काफ यानी पिंडली जिसमें कौन सी मसल्स होती है? गैस्ट्रोनिमस, और रेज यानी उसको फैलाना या संकुचन करना। तो किसका सही आंसर रहेगा दोस्तों? पिंडली का व्यायाम है, जिसके अंदर कौन सी? गैस्ट्रोनिमस इसमें मसल्स पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 109 देखिए दोस्तों, कंधे की मांसपेशी कौन सी है? यानी शोल्डर मसल्स कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शोल्डर मसल्स है कौन सी है? काफ मसल्स, साल्टोरियस, डेल्टोइड या पेक्टोरियस? दोस्तों यहाँ पे जो साल्टोरियस मसल्स है ये जांघ में पाई जाती है, सबसे लंबी मसल्स होती है। काफ मसल्स ये पिंडली में पाई जाती है, गैस्ट्रोनिमस कहलाती है। पेक्टोरियस मेजर ये छाती के अंदर पाई जाती है, और जो डेल्टोइड रहेगी दोस्तों यहाँ पे ये कंधे के अंदर। ध्यान रखना डेल्टोइड मांसपेशी है वो कंधे के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 110 देखिए दोस्तों, उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रिक्वेंसी की ध्वनि तरंगों की चिकित्सा कौन सी है? यानी उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी की ध्वनि तरंगों है, रेड वेव है, उस ये कौन सी चिकित्सा कहलाएगी? का अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड, डायथर्मी या कस्ट? प्रश्न नंबर 1010, प्रश्न नंबर 110 यानी 110 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन अल्ट्रासोनिक के नाम से जानते हैं, अल्ट्रासाउंड भी इसे अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 111 दिए दोस्तों, कौन सी उपचारित विधि नहीं है? यानी उपचार करने के लिए कौन सी विधि यहाँ पे नहीं है वो अपने घर पे बताना है। अल्ट्रासोनिक, क्रायोथेरेपी, इंफ्रारेड या सुपरसोनिक? दोस्तों अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी आपने नाम सुना होगा, ये विधि रहती है। क्रायोथेरेपी बर्फ से संबंधित उपचार होता है। इंफ्रारेड ये भी उपचार से संबंधित है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर सुपरसोनिक ये उपचार की विधि नहीं है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 112, मालिश का प्रकार है दोस्तों, मसाज होती है, मसाज का यानी टाइप्स ऑफ मसाज है वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। चिकोड़ना, घर्षण, थपथपाना या सभी? मसाज मुख्यतः 4 प्रकार की होती है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन स्ट्रोकिंग, दूसरी प्रेशर मसाज, तीसरी यहाँ पे अपने जो मसाज आती है उससे अपन वाइब्रेशन, और जो लास्ट आती है उसे अपन, थोड़ा सा मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है दोस्तों। तो ये मसाज मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे ये उपरोक्त सभी इसके मसाज के प्रकार रहेगा। तो यहाँ पे सेकिंग लास्ट वाली चौथी है उसे अपन सेकिंग के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 113 देखिए दोस्तों, मालिश की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, मसाज है, मसाज की उत्पत्ति है वो कौन सी शब्द से हुई है? शब्द तो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मालिश की उत्पत्ति मैं बताऊँ आपको 2 शब्दों से मालिश की उत्पत्ति है, ग्रीक शब्द और एक यहाँ पे फ्रेंच शब्द। ग्रीक और फ्रेंच 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सॉरी एक तो हिब्रू भाषा के शब्द और एक फ्रेंच भाषा के शब्द, दोनों से मिलकर बनी है। फ्रेंच और हिब्रू 2 शब्दों से भाषाओं से बनी है मालिश शब्द की उत्पत्ति। 113 में सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मस्केसल शब्द से यहाँ पे मसल शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 114 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है दोस्तों, अक्सर नहीं है यहाँ पे फ्रैक्चर है, थोड़ा सा मिस टाइप है यहाँ पे, अपने को यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना है। फ्रैक्चर
फ्रैक्चर, ये अपने को यहाँ पे बताना है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, किस में रहेगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में या अधेड़ों में? प्रश्न नंबर 114 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो बच्चे होते हैं उसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। और इस क्या हो जाता है, हड्डियाँ होती है वो टूटने के बजाय बैंड हो जाती है, मुड़ ही जाती है। ध्यान रखना, हड्डियाँ इसमें टूटती नहीं है बल्कि हड्डियाँ इसमें बैंड हो जाती है। अगला प्रश्न नंबर 115 देखे दोस्तों, उल्टी का एकत्रित किया जाता है जब, उल्टी का एकत्र किया जाता है जब कुत्ते ने काटा हो, एड्स हो, जहर खाया हो या जल गया हो। वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग को इकट्ठा कब करते हैं वो पूछा गया है। प्रश्न नंबर 115 में जहर खा लिया है दोस्तों, अगर किसी ने पॉइजन खा लिया है तो पॉइजन खाने के बाद में उसको वोमिटिंग को अपन कलेक्ट करते हैं ताकि उसके द्वारा पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों, चोटों से बचाव है दोस्तों, जो चोट होती है, इंजरी जो होती है उससे बचाव या रिहेबिलिटेशन है वो क्या रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना है। पूर्ण वार्म अप करके, खेल कौशलों की पूर्ण जानकारी से, अच्छे खेल संचालन से या सभी से। प्रश्न नंबर 116 सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी अगर नॉलेज है तो अपन खेल चोटों से, इंजरी से यहाँ पे ज़्यादातर बच सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 117 देखिए दोस्तों, त्वचा की रगड़ या छिलने को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वचा की रगड़ हो जाती है, मान लो उस रगड़ को या छिल जाती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 117 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे एब्रेजन। एब्रेजन यानी खरोंच, एब्रेजन यानी खरोंच कहते हैं, या फिर इससे अपन दूसरा नाम स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी चोट भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 118 देखें दोस्तों, किस रोग का मुख्य कारण कैल्शियम और फास्फोरस यानी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है? कौन सा रोग है वो अपने यहाँ पे बताना है। फ्लैट पैर, काइपोसिस, धनुष्कार टांगे या झुके कंधे? कौन सा रोग है जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी अपने को महसूस होती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 118 सही आंसर रहेगा दोस्तों धनुष्कार टांगे। धनुष्कार टांगे यानी ऐसी हो जाती है जिसे अपन बोलेग भी इसे अपन कह सकते हैं, पैरों में इसमें चौड़ापन आ जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 119 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 119 थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसको वापस से ही। बाइसेप्स की प्रतिस्पर्धी पेशी कौन सी है? यानी बाइसेप्स के प्रतिस्पर्धी का मतलब उसके विपरीत पेशी कौन सी है वो अपने यहाँ पे बता। प्रश्न नंबर यहाँ पे 119 सही आंसर रहेगा दोस्तों बाइसेप्स की जो विपरीत मांसपेशी पाई जाती है उसे अपन ट्राइसेप्स कहते हैं और दोनों ही अपर आर्म में पाई जाते हैं। यानी अपर आर्म में कोनी से ऊपर वाला जो हाथ होता है यहाँ पे सामने बाइसेप्स और पीछे की तरफ यहाँ पे ट्राइसेप्स पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 120 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 120, अनोक्सी अवस्था में अधिक समय तक रहने पर पेशी में जमा हो जाता है। अनोक्सीकृत यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है और अधिक समय तक उस पोजीशन में अपन रह रहे हैं तो पेशी के अंदर यानी मसल्स के अंदर क्या जमा हो जाएगा जिसके कारण थकान भी आ जाती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो अपना यहाँ पे लैक्टिक अम्ल यानी दुग्धामल यहाँ पे जमा हो जाता है। अगर शरीर में सही तरह से ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो दुग्धामल जमा हो जाएगा जिसके कारण थकान या फटीग आ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 121 देखें दोस्तों, दूध से क्रीम निकालना किस बल का उदाहरण है? यानी दूध होता है, दूध से अगर अपन क्रीम निकालते हैं तो कौन सा यहाँ पे उदाहरण रहेगा, बल का या फोर्स का, कौन सा उदाहरण रहेगा? 121 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन अपकेंद्रीय, ध्यान रखना है अपकेंद्रीय यानी इसे अपन सेंट्रीफ्यूगल भी इसे कहते हैं, अपकेंद्रीय को सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 122 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 122, शरीर का वजन स्थायित्व का होता है दोस्तों। यहाँ पे शरीर का जो वेट है इसका स्थायित्व होता है वो किसके कारण होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, व्युत्पन्नानुपाती या फिर सभी। शरीर का वजन स्थायित्व के होता है। 122 सही आंसर रहेगा दोस्तों समानुपाती के कारण बॉडी वेट वो स्थायित्व स्टेबिलिटी पोजिशन में आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 123 देखें दोस्तों, जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बलों का परिणामी शक्ति शून्य हो जाता है तो उस किसी नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है
जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाली जो सभी बल है उसका परिणामी शक्ति अगर शून्य हो जाए तो वो वस्तु होगी कैसी होगी, स्थिर, गतिशील, केंद्रित या उल्टी। कुल मिला के बात ये पूछी गई है कि सभी बलों का प्रभाव है वो अगर शून्य हो जाता है तो फिर अपने को यहाँ पे ये बताना है कि कौन वस्तु है वो कौन सी अवस्था में रहेगी। सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 123 स्थिर अवस्था में रहेगी, स्टैटिक पोजीशन के अंदर रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 124, स्थायित्व में मुद्रा के प्रत्येक परिवर्तन के साथ बदल जाता है। ध्यान रखना, स्थायित्व में अगर वस्तु स्थायित्व में है लेकिन मुद्रा के प्रत्येक परिवर्तन के साथ क्या बदल जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गुरुत्व के अंदर, डायनेमिक्स, गुरुत्वाकर्षण या स्थायित्व। यानी मुद्रा है, जैसे ही मुद्रा चेंज करेंगे कभी ऊपर कभी नीचे तो क्या बदल जाता है, परिवर्तन होता है। तो सही आंसर रहेगा 124 में CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के अंदर CG रहेगा वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 125 देखिए दोस्तों, गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे गिरना उदाहरण है। दोस्तों गाड़ी चल रही है और अचानक अगर अपन क्या कर दें, ब्रेक लगा दें तो पीछे गिरते हैं, सॉरी अचानक, यहाँ पे दोबारा प्रश्न को वापस से पढ़ना है अपने को। गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे गिरने उदाहरण है। दोस्तों मान लो गाड़ी है वो चल नहीं रही है, गाड़ी रुकी हुई है और वो अचानक स्टार्ट हो जाए और फिर उसके चलते ही अपने पीछे झटका लगता है, पीछे गिरते हैं, तो कौन सा यहाँ पे उदाहरण रहेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों 125 में वो रहने वाला है जड़त्व का नियम, यानी कि न्यूटन का जो पहला नियम जड़त्व, स्थिर जड़त्व का नियम यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 126 देखें दोस्तों, तृतीय प्रकार के लीवर में बीच में क्या होता है। दोस्तों थर्ड जो टाइप लीवर है, थर्ड श्रेणी लीवर है, उसमें बीच में क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 126 और सही आंसर रहेगा दोस्तों आयास, जिसे अपन फोर्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इसे अपन फोर्स भी अपन इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 127 देखिए दोस्तों, समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यह कथन किसका है। समाज शास्त्र है वो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यह कथन किसका है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जॉर्ज सिमेल, जॉनसन, वेबर या फिर हल। सही आंसर रहेगा तो जॉर्ज सिमेल है, इसके द्वारा ये समाज शास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का स्वरूप या विज्ञान रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 128 देखिए दोस्तों, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव कौन छोड़ता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। व्यायाम, आहार, पर्यावरण या ड्रग्स। इजी समझ में आ जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 28 और सही आंसर रहेगा दोस्तों ड्रग्स या नशा है वो विपरीत या नकारात्मक प्रभाव शरीर पर डालता है। नेक्स्ट और आज की प्रश्न उत्तर का लास्ट प्रश्न नंबर 129 देखिए। सबसे पहले तो शारीरिक शिक्षा की भ्रामक धारणाएं है, जो फिजिकल एजुकेशन की जो भ्रांतियां हैं वो कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करते रहे। क्लास आज की कैसी लगी वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, स्कोर क्या रहा वो आपको जरूर बताना है। दोस्तों आपके द्वारा जो क्लास को शेयर और लाइक किया जाता है उससे मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आप क्लास को शेयर और लाइक जरूर ज़्यादा किया करो। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ, धन की बर्बादी है, बॉडी बिल्डिंग ही है, अनुशासनहीन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 129 से आंसर रहेगा, ये सभी लोग यहाँ पे ये मानते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न नंबर 130, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य यानी फिजिकल एजुकेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक विकास, स्वास्थ्य का विकास, मानसिक विकास या सभी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सर्वांगीण विकास भी अपन इसे बोल सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का सर्वांगीण विकास इसका होल डेवलपमेंट का टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 130 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर कर पाए वो जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर और लाइक करके ही आप क्लास को जरूर बंद करें, क्योंकि ऐसे आपका शेयर और लाइक मेरे को यहाँ पे सीधा मोटिवेशन यहाँ पे देता है। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।